हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर की, जिसमें सबसे पहले लेते हैं हम इंट्रोडक्शन को। तो रासायनिक यौगिकों की आयनिक संरचना को ज्ञात करने के लिए पहले हम विभिन्न प्रकार के गुणधर्म जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायपोल मोमेंट या फिर जो है स्पेसिफिक रोटेशन, इन प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन सभी मेथड्स के अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ अन्य एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और डिफ्रैक्शन मेथड्स का यूज़ करके भी हम रासायनिक यौगिकों की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं स्पेक्ट्रमी मेथड्स का, या हम बोलें कि यहाँ हम स्पेक्ट्रमी मेथड्स की ही चर्चा करेंगे। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें कि स्पेक्ट्रमी मेथड्स द्वारा जो है यौगिकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किसी भी पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण या फिर उत्सर्जन की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने की जो ये विधियां हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन पर ही आधारित है। और इन विधियों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक विधि में जो प्रयुक्त है विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसकी ऊर्जा अलग अलग होती है। अब लेते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम साइंस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म या ग्रेटिंग में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाता है, तो ये श्वेत प्रकाश जो है वो विभिन्न प्रकार की रंगीन पट्टियों में बट जाता है या विक्षेपित हो जाता है। तो इस श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों वाले तरंगदैर्ध्य के अवयवों में बंटने को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश जो है इसका विभिन्न रंगों वाले तरंगदैर्ध्य के अवयवों में बंटने को ही हम डिस्पर्शन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो रंगीन अवयवों का परिसर जो है वो लाल से बैंगनी तक का होता है, जिसे हम जो है बेनी, आहे, पिनाला या विगब्योर कहते हैं, जिसमें विगब्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रंगों की इस बनावट से जो बैंड उत्पन्न होता है या जो पट्टिका उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, या सही मायने में ये है आपके विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का बहुवचन ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रा। यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका एनालिसिस करना और उसकी व्याख्या करके किसी भी पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो वास्तव में जो आपके दृश्य प्रकाश तरंगों के अतिरिक्त भी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अनेक रूप होते हैं, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, अंतरिक्ष किरणें, रेडियो किरणें आदि। अतः द्रव्य द्वारा सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण के अध्ययन को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब है आपके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विकिरणों के तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति अथवा ऊर्जा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त जो एक क्रमबद्ध व्यवस्था है उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उपयुक्त पदों द्वारा पृथक पृथक पहचाना जाता है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रत्येक क्षेत्र का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, अतः प्रत्येक क्षेत्र में तरंगदैर्ध्य को नैनोमीटर, मिली माइक्रोमीटर अथवा एंगस्ट्रॉम इकाइयों में लिखते हैं। इसी प्रकार अवरक्त विकिरणों को प्राय हम आवृत्ति से पहचानते हैं और उसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा जाता है। ठीक है। अब प्लांक समीकरण E बराबर h न्यू से हम क्या अनुमान लगाते हैं कि किसी भी विकिरण के एक क्वांटम में कितनी ऊर्जा है। किसी भी विकिरण की जितनी अधिक आवृत्ति या हम बोलेंगे जितनी छोटी तरंगदैर्ध्य होती है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा से संबंधित होती है। इस प्रकार गामा किरणें रेडियो तरंगों से कहीं अधिक ऊर्जा वाली होती है। यानी हम कह सकते हैं कि गामा किरणों की वेवलेंथ बहुत कम होती है, जबकि फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हम बोलेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम में जो बैंगनी किरणें हैं वो लाल किरणों से अधिक ऊर्जा वाली होती है, अधिक फ्रिक्वेंसी वाली होती है, लेकिन कम वेवलेंथ वाली होती है।
अब है आपके प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण व क्वांटम यांत्रिकी शर्त। तो सन 1990 में मैक्स प्लांक ने विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो कंटिन्यूअस न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो यानी कि हम बोलेंगे कि फोटोन जो है वो विकिरण की मूल इकाई है। तो ऐसे प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू के बराबर होती है, जहाँ पर E जो है फोटोन या क्वांटा की ऊर्जा है, h जो है वो प्लांक स्थिरांक है, और न्यू जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होती है। इस प्रकार ऊर्जा, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध हुआ? E बराबर h न्यू बराबर h c अपॉन लैम्डा बराबर h c न्यू बार, जहाँ पर न्यू बार क्या है? तरंग संख्या, या न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि तरंग संख्या और तरंगदैर्ध्य के बीच में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे विकिरणों की आपके ऊर्जा या फिर हम बोलेंगे विकिरणों की आवृत्ति घटती है, वैसे वैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ती चली जाती है। यानी कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में तो जो है समानुपाती का रिलेशन होता है, जबकि वेवलेंथ के साथ में इन दोनों का ही व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो दृश्य प्रकाश की अपेक्षा जो आपके पराबैंगनी विकिरणें हैं, इनकी ऊर्जा और आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा, जबकि इनकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। इसी प्रकार जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, अवरक्त विकिरणें हैं, उनकी आवृत्ति कम होने के कारण, या हम बोलेंगे ऊर्जा कम होने के कारण जो है आपके इनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? ज़्यादा होती है दृश्य प्रकाश की तुलना में। ऊर्जा को जो है, अब हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर कैलोरी या तरंग संख्या या फिर अर्घ के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अब है आपके यहाँ पर अंतरिक्ष किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और AC पावर लाइन की तरंगे। तो यहाँ हम अंतरिक्ष किरणें से AC पावर लाइन की तरंगों की तरफ चलते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है एनर्जी और फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती चली जा रही है, जबकि वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, और सभी विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं उनका दैनिक जीवन में कुछ न कुछ यूज है। तो यहाँ पर गामा किरणों का यूज है कैंसर रोग के उपचार में, एक्स किरणों का यूज है आपके त्वचा रोगों के उपचार में और क्रिस्टलों की स्टडी में। आपके पराबैंगनी किरणों का यूज है संदीप्तिशील लैंप में और आणविक संरचना के अध्ययन में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी में। इसी प्रकार से जो आपके विजिबल लाइट है उसका यूज़ है कैलोरीमेट्री में और आपके प्राणियों की विजिलेंस में, और आपके अवरक्त किरणों का यूज़ है भौतिक चिकित्सा और वही आपके स्ट्रक्चर की स्टडी में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी में। माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज़ है आपके रडार और कम दूरी के संचार साधनों में। रेडियो तरंगों का यूज़ है लंबी दूरी के संचार साधनों में और आपके टेलीविज़न में। ठीक है, अब है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले, स्पेक्ट्रा जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन या फिर अवशोषण से एक क्रमबद्ध व्यवस्था आपके प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं आपके स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी ये स्पेक्ट्रम जो है वो दो प्रकार का हो गया है, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। प्रत्येक स्पेक्ट्रम जो है दो प्रकार का हुआ, सतत और असतत। उसमें से भी जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो भी दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और बैंड। तो जब कोई अणु या परमाणु एक फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा या तो घटती है या फिर बढ़ती है, यानी कि जब भी कोई अणु या परमाणु किसी भी फोटोन का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा घट जाएगी, जबकि वो अगर फोटोन या क्वांटा का अवशोषण करेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी के संगत दो प्रकार के स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अगर जो है किसी भी अणु या परमाणु के द्वारा क्वांटा या फोटोन का उत्सर्जन किया गया है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और अगर अवशोषण किया गया है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। तो जब किसी भी पदार्थ को तापदीप्ति तक गर्म करते हैं, जैसे अपन लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल दिखाई देने लग जाता है, तो वो होती है उसकी तापदीप्ति अवस्था। तो इस अवस्था में, या फिर हम बोलेंगे कि किसी भी गैस में अगर जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, विद्युत विसर्जन किया जाता है,
तो पदार्थ या गैस विकिरण उत्सर्जित करने लगते हैं। तो इन विकिरणों को यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से डिस्पर्शन किया जाए तो प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है उसे हम बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यदि किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी अवशोषण करने वाले माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजारे तो परिणामी प्रकाश को यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से एनालिसिस किया जाए तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये ऐसे जो स्पेक्ट्रम है उनमें क्या होता है कि प्रकाशमान पृष्ठभूमि या हम बोलेंगे कि चमकीले पार्श्वदर्शी पर काली अंधकार में रेखाएं या बैंड प्राप्त होते हैं। ये काली रेखाएं क्या दर्शाती है कि प्रकाश का ये जो भाग है वो मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अतः जो ऐसा स्पेक्ट्रम है वो जिसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है मीडियम के द्वारा उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब किसी विकिरण को किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है और उस पदार्थ के द्वारा उन विकिरणों के कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है या हम बोलेंगे कि पदार्थ जो है उन तरंगों का वर्णनात्मक अवशोषण कर लेता है और जब इसी पदार्थ को वापस से तापदीप्ति अवस्था तक गर्म किया जाता है तो इन्हीं विकिरणों का उसके द्वारा वापस उत्सर्जन होता है। यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की वही स्थिति होती है जो उस पदार्थ के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है। ओके।